हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिन्न की कहानी लेकर आई हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये स्टोरी लाने के लिए सजेस्ट किया था, तो मैं आज आपके लिए ये कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरा नाम अनवर है। फ़िरोज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम बचपन से एक साथ ही पढ़ रहे हैं। जब हम चौथी कक्षा में थे तब से हम एक साथ पढ़ रहे हैं, और अब हम एक साथ पढ़ते हुए 5 साल बीतने को आ गए। इस दौरान हम लोगों की अच्छी जान पहचान हो गई। मैं भी फ़िरोज़ के घर वालों को अच्छी तरह जान गया था, और फ़िरोज़ भी मेरे घर आया जाता रहता था, इसलिए हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। जल्दी ही 9वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, और इसलिए हम आपस में नोट्स की अदला बदली करते रहते थे अगर हम में से कोई भी स्कूल नहीं जा पाता था तो, क्योंकि आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला था। 10वीं की परीक्षाएं हम सब के लिए बहुत ज़रूरी थी। सभी अभी से लेकर उसके लिए परेशान थे, खासकर वो बच्चे जो कॉलेज के टॉपर थे। मैं भी इसी तरह कई बार फ़िरोज़ के घर आया जाया करता था, उससे नोट्स लेने या उसे अपने नोट्स देने के लिए। इसी तरह मैं उस रोज़ भी उसके घर गया। तब मेरी मुलाकात उसके चाचा से हुई। फ़िरोज़ के चाचा उसी दिन बाहर से आए थे। मैं उनसे मिला। वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर फिर भी वो बहुत समझदार लगते थे। फ़िरोज़ ने मुझे बताया कि उसके चाचा बहुत ही पहुँचे हुए इंसान हैं। उन्हें उन्हें भूत प्रेतों को अपने वश में करना आता है, और इसी वजह से वो काफ़ी अमीर हो चुके हैं। ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हुई, पर फ़िरोज़ ने कहा तो मैंने मान लिया। मुझे भूतों की कहानियाँ सुनने का और इन सब चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। मैंने बातों बातों में उनसे पूछ ही लिया, तो चाचा जान, क्या सच में आप भूतों से बातें कर सकते हैं? भूतों से बातें करना? मैं भूतों को पकड़ सकता हूँ, मैं उन्हें अपने वश में कर सकता हूँ और उनसे अपने काम निकलवा सकता हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल। क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? डरना कैसा, मैं खुद उनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैंने मैंने न जाने कितने साल मेहनत करके इन शक्तियों को अपने वश में किया है। क्या तुम किसी भूत से मिलना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, बस मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जल्दी ही फ़िरोज़ से नोट्स वापस लेकर अपने घर आ गया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया, तब मैंने फ़िरोज़ से उसके हाल चाल लिए और उसके चाचा के बारे में भी पूछा। तब फ़िरोज़ ने बताया कि उसके चाचा वापस घर चले गए। मैंने फ़िरोज़ से पूछा, इतनी जल्दी चले गए? वो तो अभी कल ही तो आए थे तुम्हारे घर। हाँ, जानते हो अनवर, वो बहुत अमीर हैं, पर जानते हो उनका बेटा, वो तकरीबन हमारी ही उम्र का होगा। वो बहुत बीमार रहता है आजकल, न जाने बेचारे को क्या हो गया है। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। क्या क्या हुआ है उसे? मैंने इस बारे में चचा जान से ज़्यादा बात नहीं की अनवर। हाँ, पर मैंने अब्बा से इस बारे में पूछा था। उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि शायद उसे कैंसर है। वो बेचारा बहुत बीमार है, और चचा जान भी इस बात को लेके बहुत परेशान हैं। उसे कई जगह ले जा चुके हैं, दिल्ली और ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा चुके हैं, पर कोई भी इलाज करने को राज़ी नहीं होता। ओहो, उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो जल्दी सही हो जाए। अच्छा, क्या तुमने मैथ्स के नोट्स बना लिए? हाँ, मेरे सारे नोट्स लगभग तैयार हो गए हैं। तुम चाहो तो 1-2 दिन में आके ले जा सकते हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारी क्लास स्टार्ट हो गई और हमने पढ़ाई शुरू कर दी। उस रोज़ से 3-4 दिन बाद ही मैं वापस फ़िरोज़ के घर गया। उसके घर जाने के बाद पता चला कि उसके चचा जान वापस आए हुए हैं। मेरी एक बार फिर से उनसे मुलाकात हुई।
इस बार वो कुछ परेशान लग रहे थे। हमारी हमारे इम्तिहान भी सर पर थे। कुछ ही दिनों बाद इम्तिहान शुरू होने वाले थे। तकरीबन 8 से 10 दिन रह गए थे इम्तिहानों में। हम सभी उनके लिए बहुत परेशान थे। फ़िरोज़ के चाचा जान ने मुझे अपने पास बुलाकर बैठाया और मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। फ़िरोज़ के चाचा जान ने मुझसे पूछा, अच्छा क्या तुम खेल कूद भी करते हो? मसलन जैसे कि तुम्हारे स्कूलों में। नहीं, वैसे तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर बचपन में मैं ज़रूर स्कूल में खेला करता था। कुछ टीमों में हम कबड्डी खेला करते थे। ओह, तब तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? यकीनन, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। आप बताएं चाचा जान, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक ही हूँ बेटा। मैं फ़िरोज़ के लिए कुछ लाया था। ये देखो। ये क्या है? ये हमारे यहाँ के पीर बाबा का बहुत ही ख़ास ताबीज़ है। इसे अपने हाथ में बांध लो। तुम्हारी इम्तिहान के लिए तुम्हारी मेहनत की तो ज़रूरत होगी ही। अगर तुम इसे अपने साथ रखोगे तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे साथ रहेगी। मैं फ़िरोज़ के लिए भी लाया था, तो सोचा तुम्हारे लिए भी लेता चलूँ। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। मुझे ये देखकर वाकई बहुत खुशी हुई कि उन्हें मेरे बारे में याद रहा। वो कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। मैंने उनसे वो ताबीज़ ले लिया, पर मैंने उसे वक्त बांधा नहीं जब तक फ़िरोज़ भी आ गया था। फ़िरोज़, मुझे तुम्हारे मैथ्स के नोट चाहिए थे। हाँ ज़रूर, चलो मेरे कमरे में बैठते हैं। ठीक है चलो, कहते हुए मैं फ़िरोज़ के साथ उसके कमरे में चला गया। हमने कुछ देर बातें की, पढ़ाई की और उसके बाद में वापस चलने को हुआ। तभी वापस होते वक्त चाचा जान की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझसे पूछा, अरे तुमने तावीज़ अभी तक नहीं बांधा? नहीं चाचा जान, मैं घर पहुंचकर बांध लूँगा। नहीं, मेरा मतलब है अभी बांध लो। जितना जल्दी बांधोगी उसका असर उतना जल्दी शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत उतनी जल्दी तुम्हारे करीब आएगी। लाओ मैं इसे बांध देता हूँ। एक बार को तो वो जैसे नाराज़ होकर बोले थे, मैं चौंक ही गया था। और उसके बाद उन्होंने वो तावीज़ मेरे हाथों में बांध दी और मैं वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। बातचीत होते, पढ़ाई लिखाई करते मुझे अक्सर ही फ़िरोज़ के घर से निकलने में देरी हो जाया करती थी। हमारे घरों के बीच में ज़्यादा फासला नहीं था, पर फिर भी अंधेरा हो जाया करता था मुझे मेरे घर तक जाते हुए। मैं अक्सर पैदल ही जाया करता था, क्योंकि उस हिस्से में ज़्यादा सवारियाँ नहीं चला करती थी। मैं उस दिन भी पैदल ही जा रहा था। कुछ आगे रास्ता पार करने के बाद रहायशी इलाका ख़त्म हो गया था और सड़क काफ़ी हद तक खाली हो गई थी। उस दिन स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही थी। कई दिनों से ये स्ट्रीट लाइट ख़राब पड़ी थी। कोई इसे सही करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। सड़क पर घुप अंधेरा फैला हुआ था। इतने में अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि कोई तो मेरे पीछे चल रहा है। मैंने सिर्फ जानने के लिए अपनी गर्दन पीछे मोड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। मैं फिर से चलने लगा। इस बार मुझे फिर महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। अंधेरा होने की वजह से और अकेले होने की वजह से मैं कुछ घबरा सा गया। मैं तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ही मैंने तेज़ चलना शुरू किया है, उसने भी तेज़ चलना शुरू कर दिया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे इस बार भी कुछ नज़र नहीं आया। मैं उसी तरह तेज़ कदमों से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं बहुत घबरा रहा था। पता नहीं ये मेरा वहम था या फिर मैं आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। मुझे दूर अंधेरे में एक साया सा नज़र आया।
वो बहुत दूर था। मुझे ऐसा लगा कि शायद शायद मुझे वहम हो रहा है, पर मैं कुछ देर उसी तरह खड़ा रहा और उसे घूरता रहा। और जैसे ही मैंने पलकें झपकाई, मुझे महसूस हुआ वो चीज़ कुछ आगे आकर खड़ी हो गई है। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं वहाँ किसी तरह का कपड़ा लहराता हुआ देख रहा हूँ। मैंने वक्त ना गंवाते हुए वहाँ से आगे चले जाने में ही भलाई समझी और मैं आगे बढ़ता रहा। कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते आखिर मैं अपने मोहल्ले में आ गया। यहाँ सड़क के मुकाबले कुछ रोशनी थी। मैं चलता जा रहा था कि तभी अचानक से मुझे एक तेज़ हवा का झोंका सा महसूस हुआ। अचानक ही, इतनी देर से ये सड़क सुनसान थी। मौसम भी कुछ ख़राब लग रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि सुबह तक बारिश हो सकती है। पर वो हवा का झोंका बिल्कुल अचानक से आया था। मेरे पीछे चलने वाले कदमों की आवाज़ भी अब रुक गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही मैं सामने मुड़ा, वहाँ एक लहराता सा कपड़ा मुझे नज़र आया और अचानक ही हवा में कहीं गायब हो गया। मैं बहुत घबरा गया था। मैं लगभग भागता सा अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे बातचीत की। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ अनवर, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस वो अंधेरा हो गया था तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हुआ आया हूँ। आप मुझे पानी दे देंगी पीने को? हाँ हाँ ज़रूर बेटा, बैठो। उन्होंने मुझे पानी पीने को दिया। मुझे पता नहीं क्यों आज कुछ अजीब सा लग रहा था। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। मन में बार बार वही वही वाक़या घूम घूम कर याद आ रहा था। पता नहीं क्यों। मैंने खाना भी खाया पर मुझे खाने में कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ। बहुत अजीब लग रहा था। मैं अपने कमरे में गया और वहाँ जाकर लेट गया। मुझे उस रोज़ पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा था। अकेले लेटने में भी घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने कमरे की लाइट्स जली ही रहने दी और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मेरे कमरे के ठीक सामने ही मेरे भाई का कमरा था। मैं लेट तो गया पर मुझे काफ़ी वक्त तक नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद करता मुझे महसूस होता कि जैसे कोई चीज़ मुझे घूर रही है, और जब आंखें खोलता तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। मेरे कमरे में सामने की तरफ दरवाज़ा है और मेरी पीठ की तरफ खिड़की थी। जब मैं करवट बदल कर खिड़की की तरफ घूमा तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ खिड़की से झांक रही हो। मैं बहुत घबरा गया और मैंने उसी वक्त अपना कमरा छोड़कर मेरे भाई के कमरे में सोने का फ़ैसला किया और मैं उसी के कमरे में जाकर उसके पास सो गया। मेरे भाई ने कई बार मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुझे, तो अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा है? कुछ नहीं, बस आज मुझे अकेले सोने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। वो मेरे बड़े भाई थे और मैं उनके कमरे में ही लेट गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब उठा तो मुझे मेरी तबीयत कुछ नासाज लगी। सुबह उठने का मन ही नहीं किया। बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। उस रोज़ मैं स्कूल नहीं गया। शाम के वक्त फ़िरोज़ मुझसे मिलने आया। उसने मुझे देखा और मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। शाम तक मेरी तबीयत और गड़बड़ हो गई थी। मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से मुझे क्या हो गया है। बस मुझे थकान बहुत लग रही थी। ना पढ़ने का मन कर रहा था और ना खाना पीने का। और 2-3 दिनों में ही मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई। इस दौरान फ़िरोज़ मुझसे मिलने आता रहा। वो भी परेशान था। एक रोज़ जब वो मुझसे मिलने आया, उससे बातें ही चल रही थी। उसने मुझसे कहा, अनवर, मैं क्या बताऊँ मेरे दोस्त, मैं अब तो बहुत परेशान हूँ। पता नहीं
पता नहीं अल्लाह की क्या कुदरत है। यहाँ तो बीमार बैठा है, वहाँ मेरे चचा जान के बेटे की तबीयत अब जाकर कहीं कुछ ठीक हुई है। क्या बताऊँ, वो बहुत परेशान थे इतने दिनों। अनवर, तू भी जल्दी से ठीक हो जा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज जब वो घर आए थे तो वो बहुत खुश लग रहे थे। वो कह रहे थे कि अब हो सकता है कि अफजल का इलाज ठीक तरीके से हो पाए। तू भी अपना ख्याल रख मेरे दोस्त। हाँ, बिल्कुल। तू उसकी चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगा। तू बस स्कूल जाके नोट्स बनाते रहना। जो भी नई बात हो मुझे बता देना मेरे दोस्त। इतने दिनों में स्कूल ही नहीं आ पाया और अभी भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे थकान सी लगती रहती है, नींद नहीं आती है और भूख भी नहीं लगती। तो चिंता मत कर मेरे दोस्त, तू जल्दी सही हो जाएगा। मैं एक पीर बाबा को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ लाऊंगा। तेरे बड़े भैया के साथ जाके हम दोनों ही उससे यहाँ ले आएंगे और फिर पीर बाबा बता देंगे कि तुझे क्या परेशानी है। अरे फिरोज़, तू जानता है ना मैं इन बाबाओं पर विश्वास नहीं करता। जानता हूँ, पर हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। डॉक्टर्स को तो हम दिखा ही रहे हैं। हाँ, ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। उसके बाद फिरोज़ वापस चला गया। मेरी तबीयत उसी तरह बरकरार रही, बल्कि अगले दिन और बुरी हो गई। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। भूख बिल्कुल नहीं लगती थी और अगर मैं कुछ खा भी लूँ तो अक्सर अक्सर मुझे उबकाई आ जाती थी। ना कुछ खाने का मन करता था, ना कुछ करने का। बस मैं पूरे दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। ऊपर से इम्तिहान बिल्कुल सर पर खड़े हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि इस बार मैं इम्तिहान कैसे दे पाऊँगा। मैं इतने दिनों कुछ भी नहीं पढ़ पाया। सोने की कोशिश करता था तो बार बार ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे घूर रहा है। उस रोज़ तो हद ही हो गई। जब मैं गहरी नींद में था, मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने सोते वक्त मेरी चादर खींच ली हो। मेरी नींद खुली तो मैंने एक काला सा साया अपने कमरे में देखा। मैं चीखना चाहता था, पर मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोला और मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसी भयानक हालात में था मैं उस वक्त। मुझे लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा और मैं यहीं मर जाऊंगा। 5 दिन बीत चुके थे इसी तरह। फिरोज़ अभी भी मेरे घर आता था, मुझे स्कूल के नोट्स दे देता था। इम्तिहानों की स्कीम जारी हो गई थी। फिरोज़ मेरे लिए उसे ले आया था। मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे। कई डॉक्टर्स आए। मैंने कई डॉक्टर्स के साथ वक्त बिताया। उन्होंने मुझे चेक किया, पर कोई भी नहीं बता पाया कि मुझे क्या हुआ है। वो आते और सरसरी तौर पर मुझे बुखार और नज़ले की दवाएं दे जाते, पर मुझे क्या हुआ था उनमें से कोई नहीं बता पा रहा था। एक दिन फिरोज़ ने मेरे अब्बा से बात की। उसने कहा कि वो एक पीर बाबा को जानता है। मेरे अब्बा ने भी, कमाल की बात है कि उसकी बातें मान ली, जबकि वो ख़ुद इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ थे। पर मेरी तबीयत ख़राब होने से वो बहुत परेशान थे और अगले ही दिन वो पीर बाबा को लेके मेरे घर आ गया। पीर बाबा ने मेरे पूरे कमरे का मुआयना किया और कुछ देर बाद उन्होंने मेरे अब्बा को कमरे में बुलाया और बाकी सबको कमरे से बाहर निकाल दिया, मेरी अम्मी जान और फिरोज़ को भी। उसके बाद उन्होंने मेरे अब्बा से बात करनी शुरू की। उन्होंने उन्हें बताया
दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का दूसरा भाग मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल स्टोरीज़ बाई कर्मा कुशवाहा से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।